गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का सेशन में, आज का वीडियो में आप लोग का स्वागत है। जैसे कि हम लोग वागन रिपेयर वर्कशॉप झांसी नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का JEE-CNW डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, जो कि 16 अगस्त 2024 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। फर्स्ट पार्ट में 55 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया था। तो चलिए सेकेंड पार्ट में 56 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो डायरेक्ट 56 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल फॉर श्रिंकेज फिट। तो यहीं पर देखिए एग्जाम्पल पूछ रहा है श्रिंकेज फिट का, तो ये आप लोग का हो जाएगा सही आंसर रोलर बियरिंग फिट ऑन आईसेप एक्सेल। तो रोलर बियरिंग को आईसेप एक्सेल में फिट करेंगे, यही हो जाएगा आप लोग का श्रिंकेज फिट का बेस्ट एग्जाम्पल। इसके साथ साथ ऑप्शन बी में देख लीजिए रेल व्हील एन एक्सेल। रेल व्हील को एक्सेल में फिट करेंगे, तो ये आप लोग का इंटरफेरेंस फिट हो जाएगा। व्हाट शुड बी द प्रेशर ऑफ एयर इन ट्विन पाइप सिस्टम। ऑक्सिलरी रिजर्वर में ट्विन पाइप सिस्टम में कितना प्रेशर रहेगा? तो जैसे कि आप लोग जानते हैं ऑक्सिलरी रिजर्वर एफपी प्रेशर से चार्ज होता है, तो एफपी प्रेशर 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर रहता है। इसी हिसाब से ऑक्सिलरी रिजर्वर में भी प्रेशर 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा। ऑप्शन ए के साथ चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एयर फ्लो ड्यूरिंग ब्रेक एप्लीकेशन इज फ्रॉम। तो यहीं पर देखिए जब ब्रेक एप्लीकेशन करेंगे उस दौरान एयर का फ्लो कहाँ से कहाँ होगा? तो यहीं पर आप लोग का एयर का जो फ्लो होगा ऑक्सिलरी रिजर्वर से कहाँ तक होगा? ब्रेक सिलेंडर तक जाएगा। तो ऑप्शन देख लीजिए आप लोग का एयर फ्लो होगा ड्यूरिंग ब्रेक एप्लीकेशन फ्रॉम ऑक्सिलरी रिजर्वर टू ब्रेक सिलेंडर। ऑप्शन ए के साथ चलिए। द मेजर्ड साइज ऑफ द डायमेंशन ऑफ ए कंपोनेंट इज कॉल्ड। तो यहीं पर देखिए एक कंपोनेंट है, इसका मेजर साइज जो मेजर करेंगे इसका साइज जो होगा ये डायमेंशन जितना होगा उसको क्या बोलेंगे? उसको हम लोग यहीं पर बोलेंगे एक्चुअल साइज। इसको बोलेंगे एक्चुअल साइज। ऑप्शन डी के साथ चलिए। द बेस यूनिट ऑफ लेंथ एज पर SI यूनिट। तो जैसे कि SI यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम या सिस्टम इंटरनेशनल के, इसके आधार पर जो यूनिट होगा लेंथ का, लंबाई का यूनिट जो होगा ये हो जाएगा मीटर हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए ऑप्शन डी के साथ चलिए। अलाउबल वेरिएशन ऑफ डायमेंशन फ्रॉम इट्स नॉमिनल वैल्यू। तो यहीं पर देखिए जो वेरिएशन देंगे डायमेंशन का, जो कि एक नॉमिनल साइज रहेगा एक डेजियर साइज रहेगा, इससे जो आप लोग वेरिएशन डालेंगे अलाउबल जो वेरिएशन डालेंगे इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे टॉलरेंस। जो भी एक नॉमिनल साइज होता है एक डेजियर साइज होता है, उससे अगर कुछ हम लोग अलाउबल वेरिएशन देते हैं डायमेंशन में तो उसको टॉलरेंस बोला जाता है। यूज टू मेजर द डायमीटर ऑफ द व्हील। तो यहीं पर देखिए क्या आप लोग का व्हील का डायमीटर मेजर करने के लिए यूज होता है। तो इस प्रकार का गेज को हम लोग बोलते हैं ट्रामेल गेज। ट्रामेल गेज के माध्यम से हम लोग व्हील का डायमीटर मेजर करते हैं। ऑप्शन ए के साथ चलिए। द फंक्शन ऑफ नॉन रिटर्न वाल्व इन एयर ब्रेक सिस्टम। एयर ब्रेक सिस्टम में NRV का काम क्या होता है? तो NRV का काम यही होता है प्रिवेंटिंग द फ्लो ऑफ एयर फ्रॉम ऑक्सिलरी रिजर्वर टुवर्ड्स FP। तो यहीं पर देख लीजिए जैसे कि आप लोग का एक डायरेक्शन में आप लोग का फ्लो होगा FP से, जो आप लोग का एयर प्रेशर फ्लो हो रहा है NRV के माध्यम से ऑक्सिलरी रिजर्वर तक। तो इसमें आप लोग का वन डायरेक्शन फ्लो होगा। नॉन रिटर्न वाल्व का काम यही होता है कि ऑक्सिलरी रिजर्वर से बैक फ्लो आप लोग का बैक फ्लो होने देता नहीं है।
तो यहीं पर सही आंसर हो जाएगा प्रिवेंटिंग द फ्लो ऑफ एयर फ्रॉम ऑक्सिलरी रिजर्वर टू एफपी। ऑप्शन बी के साथ चलिए, यही होता है नॉन रिटर्न वाल्व या एनआरवी का काम। व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ए सर्विस परटेनिंग टू द सिक्योरिटी डिपार्टमेंट इन इंडियन रेलवे। तो यहीं पर देखिए सिंपल आप लोग के लिए यही पूछा है, भारतीय रेलवे में सुरक्षा विभाग से संबंधित संगठित समूह ए सेवा का नाम क्या है। तो यहीं पर जो इंडियन रेलवे में सिक्योरिटी डिपार्टमेंट रहता है, तो इसमें आप लोग का ग्रुप ए सर्विस जो रहता है, इसका आप लोग का नाम क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है। तो ये आप लोग का हो जाएगा सही आंसर IRPFS हो जाएगा, IRPFS। तो इसका पूर्ण रूप जान लीजिए, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस, यही आप लोग का इंडियन रेलवे में जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के लिए ग्रुप ए सर्विस है, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस CA इज टू एम्प्लॉय इच रेस्पेक्ट ऑफ दिव्यांग चाइल्ड इज पेएबल एट द रेट। तो यहीं पर जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस मिलता है दिव्यांग बच्चे के लिए, तो इसमें आप लोग का दिव्यांग बच्चे के लिए जो CA का दर हो जाएगा, ये कितना होगा, ये सिंपली डबल रेट हो जाता है। जो नॉर्मल चिल्ड्रन को जो CA मिलता है उसका डबल हो जाता है दिव्यांग बच्चों के लिए। तो यहीं पर आप लोग का ऑप्शन बी के साथ चलिए। हाउ मच जॉइनिंग टाइम एन एम्प्लॉय विल गेट इफ ही इज ट्रांसफर्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1400 किलोमीटर्स। तो यहीं पर आप लोग का क्वेश्चन यही है कि अगर आप लोग कहीं पर गवर्नमेंट ट्रांसफ़र होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफ़र होता है, तो ओल्ड स्टेशन और नए स्टेशन के बीच में अगर यहीं पर डिस्टेंस 1400 किलोमीटर है, तो इस टाइम जो आप लोग का जॉइनिंग टाइम लीव मिलता है ये कितना दिन का मिलेगा। तो ये कंडीशन में आप लोग को मिलेगा 12 दिन का। ऑप्शन बी के साथ चलिए। तो इसके बारे में भी थोड़ा डाटा देख लीजिए। अगर आपका ट्रांसफ़र होता है, गवर्नमेंट ट्रांसफ़र, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफ़र होता है कोई भी रेलवे एम्प्लॉय का, तो अगर ये 1000 किलोमीटर के अंदर होगा, विद इन 1000 किलोमीटर, ये कंडीशन में जॉइनिंग लीव टाइम जो है ये 10 दिन दिया जाएगा, 10 डेज। अगर 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर का बीच में है, तो ये कंडीशन में 12 दिन दिया जाएगा। मोर देन 2000 किलोमीटर्स, तो ये केस में 15 दिन दिया जाएगा, 15 डेज। तो इसमें भी एक ऑप्शन है जो कि अगर आप लोग ये डिस्टेंस को एरोप्लेन में एयर में अगर ट्रैवल करते हैं तो इसके लिए ये 12 दिन हो जाएगा। तो ये भी ज़रूर ध्यान में रखें। हाउ इज अटेंडेंट डिफाइंड इन पास रूल। तो पास रूल में अटेंडेंट का डेफिनेशन क्या है, इसका परिभाषा क्या है। तो यहीं पर जैसे कि आप लोग जानते हैं जो अटेंडेंट फर्स्ट क्लास पास में आप लोग को दिया जाता है, ये फुल टाइम पेड सर्वेंट होना चाहिए, फुल टाइम पेड सर्वेंट। तो यहीं पर आप लोग का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहीं पर जो सही ऑप्शन होगा, ये पर्सन एक्सक्लूसिवली एम्प्लॉयड ऑन सैलरी इन द पर्सनल सर्विस ऑफ रेलवे सर्वेंट। तो जो भी आप लोग जो अटेंडेंट रखेंगे वो उसको आप लोग का सैलरी फुल टाइम आप लोग का उसको सैलरी देना पड़ेगा। तो यहीं पर आंसर आप लोग का सी हो जाएगा। ए पर्सन एक्सक्लूसिवली एम्प्लॉयमेंट ऑन सैलरी इन द पर्सनल सर्विस
ऑफ ए रेलवे सर्वेंट, एक रेलवे सर्वेंट जो अटेंडेंट रखेगा उसको फुल टाइम पेड सर्वेंट होना चाहिए। तो ऑप्शन सी के साथ चलिए। नॉट एंड बोल्ट इज यूज्ड फॉर डेस्क जॉइंट। यहीं पर देखिए नॉट एंड बोल्ट जो जॉइंट होता है ये सिंपली टेम्पररी जॉइंट होता है। और आप लोग का उसी हिसाब से एक क्वेश्चन आता है वेल्डिंग किस प्रकार का जॉइंट होता है, तो ये परमानेंट जॉइंट होता है। Which of the following is the manual for inspection and maintenance of CBC for वर्कशॉप। तो यहीं पर देखिए RDSO टेक्निकल पैम्पलेट के बारे में बोला है कि इंस्पेक्शन करेंगे, निरीक्षण करेंगे, मेंटेनेंस रख रखाव करेंगे। जो CBC के लिए वर्कशॉप में जो CBC का निरीक्षण और रख रखाव करेंगे, इसके लिए जो RDSO टेक्निकल पैम्पलेट ये क्या होना चाहिए, तो ये आप लोग का G80 है, G80। उसी हिसाब से G90 ये भी जान लीजिए, ये आप लोग का BTPN वागन का निरीक्षण और रख रखाव के लिए जो RDSO टेक्निकल पैम्पलेट है इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस के लिए। BTPN वागन का बॉगी टैंक न्यूमेटिक पेट्रोलियम वागन। G70 का देख लेते हैं, ये बॉक्सन वागन के लिए, बॉक्सन वागन के लिए जो RDSO टेक्निकल पैम्पलेट G70 इसका इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस करेंगे। इसी के अनुसार G100 है, ये ATL के लिए ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक जो कि BLC वागन में यूज होता है। बगीलो प्लेटफॉर्म हाइट कंटेनर में जो ATL यूज होता है ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक, इसके लिए ये RDSO टेक्निकल पैम्पलेट G100 है। ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द साइज ऑफ द फिलर रड डज नॉट डिपेंड। जो वेल्डिंग के लिए आप लोग इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, तो इसमें आप लोग का फिलर रड जो है, फिलर रड जो यूज करते हैं, आप लोग का गैस वेल्डिंग हो या आर्क वेल्डिंग हो, तो फिलर रड का जो यूज किया जाता है, इसके लिए जो 4 स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें कौन सा इसके ऊपर निर्भर नहीं करता है। जैसे कि आप लोग फिलर रड गैस वेल्डिंग के लिए यूज करते हैं, तो इसमें देख लीजिए जो सही ऑप्शन में अगर चलेंगे तो सही आंसर हो जाएगा कि वेट ऑफ द मेटल टू बी वेल्डेड। जितना हम लोग मेटल है वेल्डिंग करेंगे उसका वजन जो होगा उसके ऊपर ये फिलर रड डिपेंड नहीं करता है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। बाकी जो आप लोग का टाइप ऑफ मेटल टू बी वेल्डेड, तो किस प्रकार का मेटल वेल्डिंग हो रहा है उसी हिसाब से फिलर रड का निर्धारण होता है। नेचर ऑफ जॉइंट, किस प्रकार का जॉइंट है इसके ऊपर भी फिलर रड डिपेंड करता है। टाइप ऑफ वेल्डिंग टेक्निक, कौन सा वेल्डिंग टेक्निक यूज कर रहे हैं उसके ऊपर भी फिलर रड डिपेंड करता है। लेकिन जो वेल्डिंग मटेरियल का जो वजन है इसके ऊपर फिलर रड डिपेंड नहीं करता है, उसका साइज। व्हाट इज द रिक्वायर्ड फॉर ए गुड वेल्डिंग जॉइंट। एक अच्छा वेल्डिंग जॉइंट के लिए रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए। द करेक्ट रेशो ऑफ द वोल्टेज एंड करंट, करंट और वोल्टेज का रेशो बराबर होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है। द सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड एज पर मटेरियल एंड जॉइंट, तो इलेक्ट्रोड का जो सिलेक्शन करेंगे, चयन करेंगे, मटेरियल और जॉइंट के आधार पर उसको चयन करना है, सिलेक्शन करना है, ये भी सही है। द डेवलपमेंट ऑन द कर्नर ऑफ द जॉइंट, तो यहीं पर देखिए कर्नर जॉइंट में जो डेवलपमेंट होगा ये भी आप लोग का सही स्टेटमेंट है, तो ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ चलिए। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक स्टील इज लेफ्ट इन ए फर्नेस टू कूल इट डाउन, तो यहीं पर देखिए जो कुछ मटेरियल का जो प्रोसेस दिया हुआ है, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस दिया गया है, तो उसमें से कौन सा प्रोसेस में हम लोग फर्नेस में ही मेटल को, स्टील को रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो ऐसा प्रोसेस क्या हो जाएगा, जो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस जिसमें कि हीट होने के बाद उसको ठंडा होने के लिए वही फर्नेस के अंदर ही रख दिया जाता है स्टील को। तो ऐसा जो प्रोसेस है इसका सही आंसर हो जाएगा एनेलिंग हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ चलिए। व्हाट कजेस रस्टिंग ऑफ मेटल्स, एक मेटल में रस्ट या जंग क्यों लगता है। ये वाटर के लिए, पानी के लिए
और ER के लिए तो बोथ A एंड B हो जाएगा। द टॉप मोस्ट गेजेटेड ऑफिसर ऑफ वर्कशॉप इज, तो वर्कशॉप का जो चीफ होंगे वही टॉप मोस्ट गेजेटेड ऑफिसर हो जाएंगे। तो यहीं पर सही आंसर हो जाएगा CWM साहब, चीफ वर्कशॉप मैनेजर। ऑप्शन डी के साथ चलिए, यही टॉप मोस्ट गेजेटेड ऑफिसर राजपत्रित अधिकारी हो जाएंगे। द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स दैट कैन बी एनकेस्ड बाय एम्प्लॉय ड्यूरिंग हिज एंड हर एंटायर सर्विस, तो यहीं पर देखिए जो LAP का एनकेसमेंट, इसके बारे में ही ऑप्शन जो दिया गया है इसके बारे में ही पूछा गया है। तो जो आप लोग मैक्सिमम LAP जो एंटायर कैरियर में एनकेसमेंट कर सकते हैं ये 60 दिन का, ऑप्शन डी के साथ चलिए। तो इसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया है, जैसे कि टोटल 6 टाइम्स एनकेसमेंट करेंगे, इसमें 2 इयर्स का गैप रहना चाहिए, और एट ए टाइम 10 डेज LAP का एनकेसमेंट होगा। CLW इंसेंटिव स्कीम वर्कर्स आर क्लासिफाइड इनटू द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज, जो चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स इंसेंटिव पैटर्न है इसके अनुसार वर्कर्स को कितने भाग में ये आप लोग का क्लासिफिकेशन किया गया है और उसका नाम क्या है। तो यहीं पर आप लोग का 3 श्रेणी में 3 क्लास में CLW इंसेंटिव पैटर्न के अनुसार वर्कर्स को डिवाइड किया गया है। जैसे कि यहीं पर जो दिया गया है डायरेक्ट वर्कर ये भी सही है, इनडायरेक्ट वर्कर ये भी सही है, और एसेंशियल इनडायरेक्ट वर्कर्स ये 3 कैटेगरी में भाग किया गया है। तो ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा। व्हिच क्लास ऑफ द फायर विल बी कॉल्ड व्हेन एन इलेक्ट्रिकल बोर्ड कैचेस फायर, तो जब भी इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट के लिए कोई भी आग लगता है उस प्रकार का जो फायर का क्लासिफिकेशन क्या है, तो उस प्रकार का फायर का जो क्लासिफिकेशन है ये क्लास C क्लासिफिकेशन है। जो भी आग इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट के चलते लगता है इसको C क्लास में कैटेगराइज किया गया है। इसी हिसाब से A क्लास जो फायर है जो कि पेपर, वुड, रबर, प्लास्टिक ये सब मटेरियल से जो आग लगता है उसको हम लोग क्लास A फायर बोलते हैं। इसी हिसाब से क्लास B फायर ये जो इनफ्लेमेबल लिक्विड होता है, जो ज्वलनशील तरल पदार्थ होते हैं जैसे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, स्पिरिट, ग्रीस, सॉल्वेंट ये सब रहता है। इसके चलते जो आग लगता है इसको क्लास B में रखा गया है। इसी हिसाब से क्लास D जो कम्बस्टिबल मेटल रहते हैं, जो दहनशील पदार्थ रहते हैं जैसे कि दहनशील वस्तु मैग्नीशियम, पोटासियम, एल्यूमिनियम ये सब जो मटेरियल रहता है मैग्नीशियम, पोटासियम, एल्यूमिनियम, सोडियम ये सब मेटल के लिए जो आग लगता है इसको क्लास D में रखा गया है। तो ये भी जरूर आप लोग नोट डाउन करके रख सकते हैं। डेज सर्टिफिकेट इज इशूड फॉर एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम इन JHSW, तो झांसी वर्कशॉप में एनवायरमेंट मैनेजमेंट के लिए जो ISO सर्टिफिकेशन किया जाता है वो क्या है, तो ये आप लोग का ISO कितना हो जाएगा 14001 2015
यही आप लोग का ISO सर्टिफिकेशन है जो एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। ऑप्शन डी के साथ चलिए। व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेट इन FPS सिस्टम। यहीं पर देखिए जो FPS सिस्टम होता है ये फुट पाउंड और सेकंड सिस्टम होता है, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। तो ये सिस्टम में यूनिट पूछा है वेट का जो कि पाउंड हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ चलिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PCO इन कंटेस्ट ऑफ रेलवे वर्कशॉप। तो रेलवे वर्कशॉप को लेके जो आप लोग का PCO एक डिपार्टमेंट है इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा प्रोडक्शन कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, प्रोडक्शन कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑप्शन सी के साथ चलिए। एक्स्ट्रा टाइम अवर अलाउड टाइम कैन बी गिवन ड्यू टू। तो यहीं पर देखिए जो एक्स्ट्रा टाइम अलाउड टाइम से जो एक्स्ट्रा टाइम होता है तो ये दिया जाता है आप लोग का क्या चीज़ के लिए दिया जाता है, अनुमत समय से अधिक समय किस कारण से दिया जाता है। तो ये आप लोग का हो जाएगा इसका आंसर एक्सेस मशीन वर्किंग ऑन कास्टिंग। अगर एक्सेस मशीनिंग वर्क है कास्टिंग करने के लिए इसके लिए दिया जाता है। अगर हार्ड मटेरियल है जल्द ये नहीं कट रहा है इसके लिए भी दिया जाता है। डिफेक्ट्स इन मशीन फॉर व्हिच वर्कर इज नॉट रेस्पॉन्सिबल। अगर यहीं पर देखिए डिफेक्ट्स इन मशीन फॉर व्हिच वर्कर इज नॉट रेस्पॉन्सिबल, अगर कोई भी मशीन में अगर खराबी आ जाता है तो इसके लिए भी जो अलाउड टाइम से एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। तो ऑप्शन सी भी करेक्ट है। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ चलिए। एज पर फैक्ट्री एक्ट सेफ्टी ऑफिसर शैल बी अपॉइंटेड इन ए फैक्ट्री फॉर नंबर्स ऑफ डिस एम्प्लॉयज। कोई भी कारखाना में फैक्ट्री में कितना से ज़्यादा अगर कर्मचारी हो जाते हैं यही कंडीशन में सेफ्टी ऑफिसर का प्रावधान होगा, इसका प्रोविज़न किया जाएगा। तो ये हो जाएगा आप लोग का अगर कोई भी कारखाना में 1000 या इससे ज़्यादा अगर कर्मचारी काम करते हैं ये कंडीशन में सेफ्टी ऑफिसर ज़रूर यहीं पर सेफ्टी ऑफिसर का फैसिलिटी होना चाहिए। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ये हो जाएगा सी के साथ चलिए। तो यहीं पर कुछ डाटा देख लेते हैं, जैसे कि कोई भी कारखाना में 250 या इससे ज़्यादा 250 या इससे ज़्यादा अगर वर्कर रहते हैं तो ये कंडीशन में कैंटीन का फैसिलिटी होना चाहिए। कैंटीन फैसिलिटी अगर 500 या 500 से ज़्यादा काम करते हैं एक कारखाना में फैक्ट्री में ये कंडीशन में एम्बुलेंस, इसके साथ साथ फास्ट एड हेल्थ यूनिट इसका प्रोविज़न है। इसके साथ साथ वेलफेयर इंस्पेक्टर इनका भी नियुक्ति होना जरूरी है। IRSM 44 स्टील पैनल्स शुड बी कट बाय। तो IRSM 44 जैसे कि जानते हैं आप लोग ये स्टेनलेस स्टील होता है, तो इसको इजीली कट करने के लिए प्लाज्मा आर्क कटिंग मशीन का यूज किया जाता है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केस हार्डनिंग मेथड द आउटर लेयर इज मेड हार्ड बाय इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ कार्बन परसेंटेज। तो यहीं पर देखिए ऐसा जो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस जिसमें कि केस हार्डनिंग करेंगे या इसका मतलब है सरफेस हार्डनिंग करेंगे इसका, तो ये कंडीशन में आउटर लेयर को हार्ड करने के लिए जो कार्बन परसेंटेज का मात्रा बढ़ाया जाएगा, इसी प्रकार का प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, जो केस हार्डनिंग प्रोसेस जिसमें कि सरफेस हार्ड होगा मशीनिंग करेंगे। तो इसके लिए आप लोग का जो स्टील में
या मटेरियल में आप लोग का कार्बन का मात्रा बढ़ाया जाएगा। इस प्रकार का प्रोसेस को बोला जाएगा, कार्बोराइजिंग बोला जाएगा। ऑप्शन सी के साथ चलिए। इन नॉर्मलाइजिंग हीट ट्रीटमेंट कूलिंग ऑफ वर्कपीस इज डन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम। तो नॉर्मलाइजिंग जो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है, इसमें वर्कपीस को कूलिंग करेंगे, ठंडा करेंगे। तो ये आप लोग का कौन सा मीडियम में इसको ठंडा किया जाएगा? तो इसके लिए आप लोग का एयर कूलिंग किया जाएगा। नॉर्मल एयर में उसको कूल करने के लिए छोड़ दीजिए। ये आप लोग का नॉर्मलाइजिंग हीट ट्रीटमेंट में, जैसे कि आप लोग का कोई भी मटेरियल का हीट ट्रीटमेंट होता है, नॉर्मलाइजिंग होता है, उसके बाद उसको ठंडा होने के लिए एयर मीडियम का यूज किया जाता है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। एज पर फैक्ट्री एक्ट वेलफेयर ऑफिसर शैल बी अपॉइंटेड इन फैक्ट्री फॉर नंबर ऑफ डेज एम्प्लॉय। तो यहीं पर ये आप लोग का ऊपर में ही डिस्कस हुआ है। तो कोई भी कारखाना में कितना कर्मचारी करेंगे जिनके लिए एक वेलफेयर ऑफिसर का नियुक्ति होना है? तो ये हो जाएगा 500 या 500 से ज़्यादा। ऑप्शन ए के साथ चलिए। RFID स्टैंड्स फॉर। तो देखिए RFID इसका पूर्ण रूप पूछा है, जो कि इसका पूर्ण रूप होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ऑप्शन ए के साथ चलिए। तो रेलवे में जो भी कोचेस, वागन, लोकोमोटिव्स ये सब यूज हो रहा है, इसको इजीली ट्रैकिंग करने के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए RFID डिवाइस लगाया जा रहा है। According to Payment of Wages Act, in a factory or industrial establishment where more than 1,000 employees are employed, the wages shall be paid before the expiry of the how many days after the last date of the wage period। वेतन भुगतान अधिनियम के अनुसार किसी भी कारखाना में, औद्योगिक प्रतिष्ठानों में जहां 1000 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, वेतन का भुगतान वेतन अवधि की अंतिम तिथि के कितने दिन बाद किया जाएगा? तो यहीं पर देखिए, जहाँ पर जो फैक्ट्री में 1000 से ज़्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो उनका जो पेमेंट का डेट रहता है, उसका कितने दिन बाद जो उनका पेमेंट हो जाना चाहिए? तो ये आप लोग का हो जाएगा 10 डेज हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ चलिए। AAC इज फॉर डेज आइटम। तो यहीं पर देखिए AAC दिया है, जिसका कि पूर्ण रूप होता है एवरेज एनुअल कंजप्शन। या एंटीसिपेटेड एनुअल कंजप्शन। एवरेज एनुअल कंजप्शन, तो ये हमेशा स्टॉक आइटम के लिए एवरेज एनुअल कंजप्शन या एंटीसिपेटेड एनुअल कंजप्शन होता है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। और स्टॉक आइटम का ही PL नंबर या प्राइस लिस्ट नंबर रहता है। आइटम व्हिच हैव नॉट इशूड टू एनी यूजर्स फॉर पास्ट 24 मंथ और मोर आर कल्ड। जो भी आइटम पिछले 24 महीना में आप लोग का इशू नहीं हुआ है या इससे ज़्यादा इशू नहीं हुआ है, तो इस प्रकार का जो मटेरियल है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आइटम है उसको क्या बोलेंगे? तो इसको हम लोग बोलेंगे, इसी प्रकार का स्टोर आइटम को सरप्लस स्टोर बोल के बोला जाएगा। ऑप्शन बी के साथ चलिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PAC? तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। PAC का फुल फॉर्म प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट होता है। ये होता है प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट। तो ऑप्शन बी के साथ चलिए। जैसे कि प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट जो PAC, ये सिंगल टेंडर के लिए ही इशू किया जाता है कंज्यूमिंग डिपार्टमेंट के द्वारा। प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट PAC। व्हिच एमंग द फॉलोइंग इज ए मटेरियल इंस्पेक्शन एजेंसी। तो यहीं पर देखिए जो 2 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा एक मटेरियल इंस्पेक्टिंग सॉरी फ्रेंड्स, ये हो जाएगा मटेरियल इंस्पेक्टिंग एजेंसी या इंस्पेक्शन एजेंसी। तो ये सामग्री निरीक्षण एजेंसी आप लोग का कौन सा, ये दोनों में हो जाएगा। तो देखिए जहाँ पर आप लोग का राइट्स दिया हुआ है
ये भी आप लोग का मटेरियल इंस्पेक्शन एजेंसी है, सामग्री निरीक्षण एजेंसी है, और RDSO दोनों ही है। जैसे कि राइड्स का आप लोग का फुल फॉर्म जान लीजिए, रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस, ये होता है रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस। इसके साथ साथ RDSO आप लोग तो जानते ही हैं, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये दोनों ही आप लोग का जो सामग्री निरीक्षण एजेंसी है। स्टैंडर्ड फॉर्म इशूड फॉर पेनल्टी इज, तो यहीं पर देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म जो पेनल्टी के लिए यूज होता है, यहीं पर ऑप्शन के अनुसार चलेंगे तो ये SF5 हो जाएगा, जो कि मेजर पेनल्टी के लिए यूज होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, बड़ी सस्ती के लिए। इसी हिसाब से SF1 है सिंपल निलंबन है, सस्पेंशन। स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन, तो सस्पेंशन के लिए अभी डिस्कस हुआ है SF1, निलंबन के लिए होता है SF2 डीम सस्पेंशन। अगर कोई भी रेलवे कर्मचारी अगर पुलिस कस्टडी में 48 घंटा से ज़्यादा रह जाता है, वही कंडीशन में उसको डीम सस्पेंशन माना जाता है और इसके लिए SF2 जारी कर दिया जाता है। SF3 जो है नॉन एंगेजमेंट सर्टिफिकेट फॉर सब्सिस्टेंस अलाउंस, ये आप लोग का गैर नियुक्ति प्रमाण पत्र जो रहता है, निर्वाह भत्ता के लिए गैर नियुक्ति प्रमाण पत्र देना पड़ता है, नॉन एंगेजमेंट सर्टिफिकेट। फॉर सब्सिस्टेंस अलाउंस SF5, ये मेजर पेनल्टी है। अकॉर्डिंग टू GCC ऑफ वर्क जुलाई 2020, व्हाट इज टेंडर डॉक्यूमेंट कॉस्ट ऑफ टेंडर्स वैल्यूइंग अप टू 50 लैक्स, तो यहीं पर देखिए जो GCC जनरल कंडीशन ऑफ कंट्रैक्ट, इसका फुल फॉर्म होता है जनरल कंडीशन ऑफ कंट्रैक्ट। जो GCC आप लोग का जुलाई 2020 में जारी किया गया था, तो इसमें आप लोग का टेंडर डॉक्यूमेंट का कॉस्ट कितना होना चाहिए, जहां टेंडर का वैल्यू 50 लाख होगा, तो इसके लिए आप लोग का कोई भी टेंडर आप लोग का जो डॉक्यूमेंट का कॉस्ट लगता नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाकी आप लोग को EMD रूल के अनुसार जो भी है आप लोग को जमा करना पड़ेगा, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। लेकिन यहीं पर टेंडर डॉक्यूमेंट का जो कॉस्ट होता है, ये आप लोग का 50 लाख तक GCC जुलाई 2020 के अनुसार ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। एज पर रेलवे सर्वेंट आवर्स ऑफ वर्क्स एंड पीरियड ऑफ रेस्ट रूल स्टैंडर्ड ड्यूटी आवर्स फॉर ए इंटेंसिव कैटेगरी, तो इंटेंसिव कैटेगरी के लिए यहीं पर स्टैंडर्ड ड्यूटी आवर हर आप लोग का पर वीक में, एक हफ्ता में जो स्टैंडर्ड ड्यूटी आवर्स इंटेंसिव कैटेगरी वाला कर्मचारी के लिए ये कितना हो जाएगा, तो ये आप लोग का हो जाएगा 42 आवर्स, ऑप्शन बी के साथ चलिए। तो इसी हिसाब से आप लोग का जो कि रहते हैं कंटिन्यूस या आप लोग का एसेंशियली इंटरमिटेंट, उनके लिए आप लोग का ये 48 आवर्स कंटिन्यूस। और एसेंशियली इंटरमिटेंट इसका भी कुछ टर्म कंडीशन है, तो इनके आप लोग का जो कर्मचारी है कंटिन्यूस, इन लोग के लिए 48 आवर्स है। और जो एक्सक्लूडेड रहते हैं
इनके लिए कोई भी लिमिट नहीं रहता है ड्यूटी आवर का, तो ये भी जरूर ध्यान में रखें। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीटीओ? पीटीओ का पूर्ण रूप पूछा है, प्रिविलेज टिकट ऑर्डर। ये होता है प्रिविलेज टिकट ऑर्डर। ऑप्शन सी के साथ चलिए। इन इंडियन रेलवे वेलफेयर इंस्पेक्टर वर्क्स अंडर व्हिच डिपार्टमेंट? तो यहाँ पर देखिए, जो वेलफेयर इंस्पेक्टर रहते हैं, कल्याण निरीक्षक रहते हैं, ये कौन से विभाग के अधीन काम करते हैं? तो ये पर्सनल डिपार्टमेंट के अंडर काम करते हैं। ऑप्शन डी के साथ चलिए। मैटरनिटी लीव में बी ग्रांटेड टू फीमेल रेलवे एम्प्लॉयज फॉर ए पीरियड ऑफ। तो यहीं पर देखिए, जो कि 2 बच्चे के लिए दिया जाता है आप लोग का मैटरनिटी लीव, मातृत्व अवकाश रेलवे कर्मचारी को, तो ये 180 दिन का दिया जाता है, 6 मंथ 180 डेज। ऑप्शन डी के साथ चलिए। मैक्सिमम एलएपी दैट कैन बी एक्यूमुलेटेड बाय रेलवे एम्प्लॉय इन हिज सर्विस लाइफ। तो पूरा कैरियर में आप लोग जो एलएपी जमा कर सकते हैं, एक्यूमुलेट कर सकते हैं, ये 300 दिन का, और लास्ट में ये 300 दिन का एलएपी का ही आप लोग को इसका अमाउंट मिलता है। तो ये आप लोग का 300 दिन हो जाएगा। इसी हिसाब से आप लोग का एलएचएपी, इसके लिए कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट, आप लोग कितना भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं लीप ऑन हाफ एवरेज पे। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, राजभाषा से क्वेश्चन है, व्हेन वाज ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 पास? राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित हुआ था? तो ये 10 मई 1963 को। हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर देयर इन द पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज कमिटी? संसदीय राजभाषा समिति में राज्यसभा से कितने सदस्य होते हैं? तो राज्यसभा से 10 के संख्या में, और लोकसभा से 20 के संख्या में, तो टोटल जो मेंबर रहते हैं, जो सदस्य रहते हैं, 30 के संख्या में। अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, पंजाब इज डिवाइडेड इनटू व्हिच रीजन्स? तो यहीं पर देखिए, जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के अनुसार पंजाब को कौन सा क्षेत्र में रखा गया है? तो पंजाब को बी रीजन, ख क्षेत्र में रखा गया है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। जैसे कि 3 स्टेट यहाँ पर रहता है, पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र, ये 3 स्टेट रीजन बी ख क्षेत्र में आता है। अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट व्हिच स्टेट हैज बीन प्लेस्ड इन रीजन ए? तो क क्षेत्र में, रीजन ए में कौन कौन सा जो स्टेट दिया गया है नीचे, ये सब आते हैं क क्षेत्र में। तो यहीं पर बिहार आता है, राजस्थान, हरियाणा, ये तीनों ही ए रीजन या क क्षेत्र में आते हैं। ऑन व्हिच डेट हिंदी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो 14 सितंबर को आप लोग का हर एक साल हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, 14 सितंबर। ऑप्शन ए के साथ चलिए। इसके साथ साथ जो वर्ल्ड हिंदी डे है, विश्व हिंदी दिवस, ये 10 जनवरी को हर साल मनाया जाता है, ये भी जरूर ध्यान में रखें। अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, इंडियन स्टेट हैव बीन डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी रीजन्स? राजभाषा अधिनियम के अनुसार भारतीय राज्यों को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो यहाँ पर सिंपल 3 क्षेत्र में, क ख ग क्षेत्र, ए बी सी रीजन। हु इज द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल हिंदी कमिटी? केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री जी, प्राइम मिनिस्टर। टू व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डोज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन रिलेटेड? संघ की राजभाषा संविधान के किस भाग में संबंधित है? तो ये पार्ट 17 हो जाएगा। पार्ट 17 भाग 17 जो है, ये आप लोग का राजभाषा के साथ रिलेटेड है। संघ की राजभाषा के साथ संविधान का भाग 17 ये रिलेटेड है, जिसमें कि आप लोग का आर्टिकल 343 से 351, ये 9 आर्टिकल्स आ जाते हैं। ये 9 अनुच्छेद भाग 17 में है। अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स 1976, एन एम्प्लॉय विल बी डीम्ड टू हैव वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी।
तो यहीं पर देखिए राजभाषा नियम 1976 के किस नियम के अनुसार किसी कर्मचारी को हिंदी का कार्य साधक ज्ञान होना माना जाएगा। तो यहीं पर रूल देखिए, जो आप लोग का राजभाषा नियम 1976 के अनुसार तो कोई भी एम्प्लॉय कर्मचारी हैं उनको हिंदी में कार्य साधक ज्ञान है बोल के माना जाएगा। तो ऐसा रूल क्या है? तो ऐसा रूल जो है ये रूल 10 है। इसी में ही बोला गया है कि कर्मचारी को हिंदी कार्य साधक का ज्ञान है। According to which rule of the official language rules 1976 an employee will be considered as having proficiency in हिंदी। राजभाषा नियम 1976 के किस नियम के अनुसार किसी कर्मचारी को हिंदी में प्रवीण माना जाएगा? तो हिंदी में प्रोफिशिएंसी या प्रवीणता प्रवीण माना जाएगा किस रूल के अनुसार? तो ये हो जाएगा रूल 9 हो जाएगा, ऑप्शन सी के साथ। चलिए तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं पर वागन रिपेयर वर्कशॉप झांसी नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का जो जेई डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे यहीं पर ख़त्म हो रहा है। तो फिर मिलेंगे एक नया डिवीज़न का पेपर लेके। तब तक के लिए बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए। जय हिंद दोस्तों।